सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें दोस्तों हमने आपके सभी यूनिट्स को पढ़ लिया है और उन पे आधारित प्रश्नों को देख लिया है। अब हम लोग राजन सीरीज पढ़ रहे हैं। राजन सीरीज में हमने बहुविकल्पीय, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय के 50 प्रश्नों तक समाप्त कर लिया है। अब हम लोग देखने वाले हैं आप लोग के लघुत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन नंबर 51 से। और दोस्तों, यह लघुत्तरीय प्रश्नों का 6वां पार्ट है, तो इसे भी दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैथ के सामने एक लिंक दिया गया होगा, वहां पे क्लिक करके आप सभी वीडियोस को, जितनी क्लासेस की वीडियोस हैं, जितने राजन पवन सीरीज की वीडियोस हैं, या फिर जो आने वाली वीडियोस रहेंगी, वो भी आप भविष्य में देख पाएंगे। तो आप यहाँ से क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, अपवर्तक से क्या अभिप्राय है। अब दोस्तों, अपवर्तक आपको पता होगा, अपवर्तक को हम लोग विभाजक भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग फैक्टर बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसी का अपवर्तक का अभिप्राय आपसे पूछ रहा है, मतलब कि आपको एक्सप्लेन करने को कह रहा है कि आखिर में अपवर्तक होता क्या है। यह आप या तो परिभाषा से समझा दीजिए या फिर एग्जाम्पल से समझा दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं। माना किसी स्कूल के विभिन्न कक्षों की माप एक लठ के सहायता से ली जाती है। कक्षों की माप इस प्रकार लेनी है कि उस लठ से पूरी नाप ली जा सके, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों बोल रहा है कि एक लठ के द्वारा जो एक स्कूल की विभिन्न क्लासेस हैं, उनके लंबाई की नाप ली जाती है, और क्लासेस की माप इस प्रकार लेनी है कि उस लठ से पूरी लंबाई नापी जा सके, ठीक है। तो अब माना कि 3 कक्षों की लंबाई क्रम से 6 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर है, तो लठ की लंबाई के लिए 1, 2, 3, 6 में से कोई एक माप संभव है। अब दोस्तों यहाँ पे हम मान रहे हैं कि क्लासेस की जो लेंथ है वह 6 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर है। तो आप लठ की लंबाई क्या ले सकते हैं? आपको लठ की लंबाई इस प्रकार लेनी है कि सभी क्लासेस की लंबाई को आप लठ के द्वारा नाप सकें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लठ की लंबाई 1, 2, 3 या 6 मीटर ही ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ लेते हैं, इसके अलावा अगर आप 5 मीटर लेंगे तो 6 मीटर को, 12 मीटर को, 18 मीटर को नहीं नाप पाएंगे। इसी प्रकार 20 मीटर ले लेंगे तब भी इनमें से कोई नहीं नाप पाएंगे। तो आपको इस प्रकार लठ की लंबाई लेनी है कि इन जो 6, 12 और 18 को आप नाप सकें। तो इसीलिए हमने लठ की लंबाई 1, 2, 3 और 6 मीटर ली है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इससे कंक्लूजन आपको क्या निकालना है। यहाँ पे 6, 12, 18 प्रत्येक संख्या 1, 2, 3 तथा 6 प्रत्येक से पूरी विभाजित हो जाती है। गणित की भाषा में कहा जा सकता है कि 1, 2, 3 तथा 6 सभी संख्या 6, 12, 18 के अपवर्तक हैं। मतलब कि यहाँ पे जो अभी आपने क्लास की लंबाई देखी और जो लठ की लंबाई देखी, उसमें क्या संबंध है दोस्तों? उसमें संबंध ये है कि जो लठ की लंबाई की संभावनाएं हैं वह क्लास की जितनी लंबाई है उसके फैक्टर हैं। मतलब कि 1, 2, 3 और 6, 12, 18 के विभाजक हैं, अपवर्तक हैं, ठीक। अब दोस्तों हमने संख्याओं में देख लिया कि अपवर्तक क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं जो चर राशियां होती हैं इनमें। अब संख्या के स्थान पे बीजीय अक्षर का प्रयोग करते हुए मान लें कि कक्षों की लंबाई क्रमशः x स्क्वायर मीटर, x क्यूब मीटर तथा x के पावर 4 मीटर है। यदि x धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो लठ की प्रत्येक लंबाई 1 मीटर, x मीटर तथा x स्क्वायर मीटर ली जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर कमरों की लंबाई x स्क्वायर, x क्यूब और x के पावर 4 मीटर है, तो लठ की लंबाई आप क्या ले सकते हैं? 1 मीटर या फिर x मीटर या फिर x स्क्वायर मीटर आप ले सकते हैं।
इस उदाहरण में एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स के पावर 4 में से प्रत्येक एक एक्स और एक्स स्क्वायर से पूरा विभाजित होता है। अतः एक एक्स एक्स स्क्वायर में से प्रत्येक एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब तथा एक्स के पावर 4 का अपवर्तक है। मतलब कि एक एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और एक्स के पावर 4 के अपवर्तक हैं, फैक्टर हैं, विभाजक हैं। ठीक, तो इस प्रकार दोस्तों आप बीजीय अक्षरों में भी फैक्टर, विभाजक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप समझ गए होंगे। और दोस्तों जिन लोगों ने क्लासेस की हैं, जब मैंने महत्तम समापवर्तक बताया दोस्तों, तब मैंने आपको अपवर्तक और समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यह तीनों बहुत अच्छे से बताया है। और इसे फाइंड कैसे करते हैं यह भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है। तो यूनिट 1 की क्लास अगर आपने नहीं ली है तो यूनिट 1 की क्लास, यानी कि जिसमें मैंने लासा और मासा पढ़ाया है, उसकी क्लास आप ले लेंगे तो यह आप और अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, आपको संबंध भी समझ में आ जाएगा कि अपवर्तक, समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्या होते हैं और इनको निकालते कैसे हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 52 है, गुणा से क्या तात्पर्य है। तो गुणा से आशय, गुणा के शिक्षण में भी उन सूत्रों का उपयोग किया जाना चाहिए जिनका प्रयोग जोड़ना या घटाना सिखाने के लिए किया जाता है। अर्थात गुणा के शिक्षण में सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर एवं ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना चाहिए। इसके साथ साथ बालकों को जो भी ज्ञान प्रदान किया जाए वह पूर्व ज्ञान के आधार पर ही किया जाए। वास्तव में एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। बालकों को यह भी भली भांति समझ लेना चाहिए कि गुणा करने में दो संख्याओं का प्रयोग गुणक, मल्टीप्लायर के रूप में करने से परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है। अब दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब आप बच्चों को गुणा सिखाएं तो आपको जो शिक्षण का रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। अब देखिए शिक्षण का रूल क्या होता है। शिक्षण में दोस्तों आप क्या करते हैं, आप सरल से कठिन की ओर जाते हैं और स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं और ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। मतलब बच्चे को पहले सरल चीज सिखाएंगे, उसके बाद कठिन चीज सिखाएंगे और जो भी उसको पता है, जो भी उसका पूर्व ज्ञान है, उसके आधार पे आप कुछ सिखाते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों गुणा जब बच्चों को सिखाया जाता है तो वह जोड़ घटाना जिस प्रकार सिखाया जाता है उसी प्रकार सिखाया जाता है। और वास्तव में हम कहें तो एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को ही गुणा कहते हैं। जैसे अब दोस्तों 2 आप लिखते हैं तो इससे अच्छा आप क्या लिखते हैं, 2 गुणे 3। ठीक है, तो इसी प्रकार यही होता है कि बार बार किसी भी संख्या को आप जोड़ रहे हैं तो वही उसका गुणा होता है। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि आप चाहे 2 गुणे 3 लिखिए या फिर 3 गुणे 2 लिखिए। ठीक है, परिणाम में कोई अंतर नहीं आता। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न संख्या 53 है, गुणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र बताइए। ठीक है, तो गुणा से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र देखिए पहला है, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a गुणे b बराबर c, तब c भी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अगर दो पूर्ण संख्याओं का गुणा हो रहा है, जैसे यहाँ पे 7 गुणे 8 हो रहा है, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह भी एक पूर्ण संख्या होगी। यह पहला रूल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, समान पूर्ण संख्याओं के क्रम को यदि बदलकर गुणा किया जाए तो भी गुणनफल समान ही रहता है। अब वही दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि अगर क्रम बदलकर भी हम गुणा करते हैं, जैसे 7 गुणे 3 हम करें तो 21 आता है, या फिर 3 गुणे 7 करें तब भी मान 21 आता है। ठीक है, स्थान परिवर्तित करके भी अगर गुणा करते हैं तो भी गुणा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब देखिए दोस्तों तीसरा पॉइंट है, यदि x पूर्ण संख्या है तो x गुणे 0 बराबर होता है 0 गुणे x, या फिर इसका मान कितना आता है 0। तो किसी भी पूर्ण संख्या का अगर आप 0 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 0। आप किसी भी संख्या का गुणा कर लीजिए 0 में, आपको 0 ही प्राप्त होगा। तो ये तीसरा नियम हो गया। इसके बाद देखते हैं चौथा नियम है,
यदि a, b, c तीन पूर्ण संख्याएं हैं तब a गुणे b गुणे c बराबर होता है a गुणे b गुणे c या फिर a गुणे b गुणे c। आप किसी भी प्रकार से अगर तीन संख्याओं का दोस्तों आपस में गुणा हो रहा है तो चाहे पहले दो संख्याओं को आप ले लीजिए, उसके बाद एक संख्या का गुणा कीजिए, या फिर पहले एक संख्या फिर बाद में दो संख्याओं का गुणा करिए, तो भी जो मान है वह हमेशा समान रहता है, या फिर तीनों को आप ऐसे ही अलग से गुणे के रूप में लिखिए। तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5, 7 और 8 का गुणा हो रहा है, चाहे आप पहले 5 और 7 का अलग से गुणा करिए फिर 8 में गुणा करिए, या फिर 5 का गुणा 7 और 8 में करिए, या फिर तीनों को इस प्रकार लिख लीजिए, तो कोई भी अंतर मान में नहीं आता दोस्तों। ठीक है, इस उदाहरण से हमें यह भी पता चलता है कि किन दो संख्याओं का पहले गुणा करना सुगम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो छोटी छोटी संख्याएं हैं उनका आप आपस में पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करिए। तो जो भी आसान आपको लगता है उनका पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर तीसरी संख्या का आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इसे वितरण नियम भी कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं जिनकी सहायता से जो गुणनफल ज्ञात करना होता है वह आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और छठवां है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो ये सारी चीजें दोस्तों, ये सारे सूत्र आपको याद रखना बहुत जरूरी है, इनका उपयोग बहुत से जगह होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, घटाने में किन महत्वपूर्ण पदों का ध्यान रखना चाहिए, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में पूछ रहा है कि घटाने में किन महत्वपूर्ण पदों पर ध्यान रखना चाहिए, उदाहरण देके स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, घटाने से आशय घटाने में भी जोड़ने के भांति आधारभूत संबंध पर अधिक ध्यान देना आवश्यक होता है। घटाने में निम्न पदों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला है, प्रथम उदाहरण केवल 2 अंकों का होना चाहिए। तो जब भी आप घटाना सिखा रहे हो बच्चों को, तो पहला जो आप उदाहरण दीजिए उसमें केवल 2 अंक आने चाहिए जिनका घटाना हो रहा हो। ठीक है, अब दूसरा है, धीरे धीरे जटिल संख्याओं का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनमें से संख्या भी उधार लेकर लौटाने की विधि प्रयोग में आती है। तो पहले आपको सरल चीजें सिखानी है, फिर उसके बाद जटिल संख्याओं पे जाना है। तीसरा है, उधार लेकर लौटाने की विधि का पूर्ण अभ्यास होने पर घटाने की सरल विधि का ज्ञान कराना चाहिए, घटाने के चिन्ह का अभ्यास कराना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया है, 8 में से 3 घटाइए। तो देखिए एक एक अंक की 2 संख्याएं हैं और इन्हें घटा लेते हैं। तो 8 में से 3 घटाना है, तो 8 ऋण 3 कितना आ जाएगा 5। और इसी प्रकार अब दूसरा सरल से कठिन की ओर, तो 510 में से 318 घटाइए। तो 3 अंकों की 2 संख्याओं का आपस में घटाना आप बता रहे हैं, तो इस प्रकार आप अलग अलग लिख करके बता सकते हैं। जैसे कि तो 510 में से 318 माइनस करेंगे तो आप इकाई, दहाई, सैकड़ा इस प्रकार भी लिख करके बता सकते हैं बच्चों को। अब देखिए इकाई के स्थान पे 510 में 0 है और 318 में 8 है, तो 0 में से तो 8 घटेगा नहीं, तो इसलिए लेंगे हासिल। तो यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक, तो 10 में से जब 8 घटेगा तो बच जाएगा 2। और हासिल कहाँ से लिए हैं, हासिल लिए हैं दहाई के स्थान से। तो 510 में दहाई के स्थान पे अब क्या बच गया है 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 है तो 0 में से तो 1 घटेगा नहीं, तो इसीलिए फिर से हासिल लेंगे यहाँ 5 से। तो यहाँ हो जाएगा 10 और 10 में से 1 जाएगा तो 9। फिर यहाँ 5 से 1 हासिल हमने ले लिया था, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4। अब 4 में से 3 जाएगा तो 1। तो इस प्रकार आप घटाना बता सकते हैं। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है, 3x² + 5xy + 7y और 2xy - 5y को जोड़िए। बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाना मैंने आपको बहुत ही बेहतर तरीके से बताया हुआ है क्लासेस में, फिर भी आप शॉर्ट में समझ लीजिए।
अब दोस्तों सजातीय पद जो होते हैं वही आपस में जुड़ते या घटते हैं। तो सजातीय पद कौन से होते हैं? जिनका जो होता है चर पार्ट, जो चर भाग होता है, जैसे 3x² लिखा है यहाँ पे, तो इसमें जो चर भाग है इसका, यह x² है, ठीक। और इसमें जो चर है वह x है, और इस चर की घात क्या है? 2 है, ठीक। तो ऐसे पद जिनमें चर समान हो और चर की घात भी समान हो, ठीक है, जो चर वाला पार्ट हो वह समान होना चाहिए और चर की घात भी समान होनी चाहिए। तो ऐसे पदों को दोस्तों हम लोग सजातीय पद कहते हैं, और इन्हीं पदों को आप आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी 3x² को आप 2x² में जोड़ सकते हैं, लेकिन 2x में नहीं जोड़ सकते क्योंकि घात अलग है, या फिर आप 2y² में नहीं जोड़ सकते क्योंकि घात भले समान है लेकिन जो चर है वह अलग है, ठीक है। तो यह आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमेशा सजातीय पद का जोड़ घटाना होता है आपस में। आप केवल सजातीय पदों को आप जोड़ या घटा सकते हैं, यह आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए हम लोग क्वेश्चंस सभी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे ढेर सारे आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़ घटाना आपस में करना है, तो सभी देख लीजिए। देखिए पहला है 3x² + 5xy + 7y और 2xy - 5y को जोड़िए। तो यहाँ पे आपको दोनों व्यंजकों को आपस में जोड़ना है दोस्तों। तो इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधे आप धन का चिन्ह लगा दीजिए दोनों के बीच। तो 3x² + 5y + 7y प्लस हो जाएगा दूसरा जो व्यंजक दिया गया है 2xy - 5y। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से व्यंजक जो हैं, कौन से पद सजातीय हैं, ठीक है। तो उन पदों को आपको जोड़ लेना है। तो देखिए 3x², अब x² का एक ही पद आपको दोस्तों दिख रहा है, ठीक है। तो 3x² को ऐसे ही आप लिख लीजिए, और यहाँ पे देखिए प्लस 5xy आपको दिख रहा है, और दूसरे व्यंजक में है +2xy। तो ये दोनों दोस्तों आप जोड़ सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे है 7y और यहाँ पे है -y, तो इन दोनों को भी आप आपस में जोड़ सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 3x² + 5xy है, फिर +2xy है। तो इस प्रकार चाहे आप xy कॉमन ले लीजिए या फिर आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए, 7xy आएगा यह, ठीक है। फिर प्लस, अब देखिए 7y में -5y जुड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 2y। तो उत्तर यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा? 3x² + 7xy + 2y। अब इसके बाद देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 56 है, 4x - y + 5z में से x - y घटाइए। अब यहाँ पे दोस्तों आपको घटाना है इस जो पहला व्यंजक दिया गया है इसमें से यह दूसरा व्यंजक। तो पहले व्यंजक को आप लिख लीजिए ब्रैकेट लगा करके, फिर माइनस ब्रैकेट लगा करके ही दूसरे व्यंजक को लिखिएगा, ठीक है। ब्रैकेट आपको लगाना है, जब घटाना करना है तब आपको ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि घटाने में क्या होता है दोस्तों, जो दूसरा व्यंजक होता है जिसको हम घटा रहे हैं उसके चिन्ह में परिवर्तन आता है, तो इसलिए दोस्तों आप लोग ब्रैकेट का इस्तेमाल जरूर करिएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4x - y + 5z, और इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो +x में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -x, और -y में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +y, ठीक। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कौन से पद सजातीय हैं, कौन से विजातीय हैं। तो सजातीय पदों को आप एक साथ लिख लीजिए, जैसे x, 4x में x आ रहा है तो x का पद आप देखिए और कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है -x, तो इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए 4x - x। तो देखिए -y यहाँ है और y का पद भी एक और है यहाँ पे +y, तो इन दोनों को एक साथ लिखिए, और यहाँ पे देखिए +5z है और z का और कोई दूसरा पद नहीं है तो इसको लास्ट में इसी प्रकार लिख लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए सजातीय पदों को आपस में आप जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 - 1x, ठीक है। x इसमें से कॉमन ले सकते हैं आप, फिर प्लस यहाँ y कॉमन लेंगे तो -1 + 1 × y, फिर +5z। तो इस प्रकार दोस्तों जब आप जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 3x + 0y।
y आपस में कैंसिल हो जाएगा, फिर प्लस 5z, तो हमें उत्तर कितना मिल जाएगा 3x प्लस 5z। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 है दोस्तों, सरल कीजिए 2p ब्रैकेट में 3 क्यूब प्लस ब्रैकेट फिर से 5p माइनस क्यू प्लस 2p फिर ब्रैकेट क्लोज दोनों। ठीक है, अब इसी को दोस्तों सरल करना है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि सबसे पहले जो सबसे छोटा ब्रैकेट हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे, फिर इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे और लास्ट में यहाँ पे घटाना कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में देखिए क्या दिया गया है 5p माइनस क्यू प्लस 2p। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि p के दो पद हैं, एक 5p एक 2p, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएंगे 7p माइनस क्यू। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए 2p माइनस ब्रैकेट में 3q प्लस ये हो जाएगा 7p माइनस क्यू, ब्रैकेट में हो गया 7p माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज। अब ये बराबर हो जाएगा 2p माइनस 3q, फिर ब्रैकेट खोल दीजिए, प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो चिन्हों में कोई अंतर तो आएगा नहीं, तो 7p माइनस q। ठीक, अब इसे बराबर आप दोस्तों लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप q का एक पद यहाँ है और q का एक पद यहाँ है, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 7p माइनस ब्रैकेट में हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे प्लस 3q है और यहाँ पे माइनस q है, तो बच जाएगा 2q प्लस 7p। ठीक, इसके बाद फिर ब्रैकेट खोल दीजिए आप, तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, फिर हो जाएगा माइनस 2q फिर माइनस 7p। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए p का पद है और यहाँ पे p का पद है, तो ये हो जाएगा माइनस 5p और माइनस 2q। ठीक, इस प्रकार आप लिख दीजिए, या फिर माइनस कॉमन लिख के ब्रैकेट में 5p प्लस 2q भी आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यही आप चाहे इस प्रकार उत्तर दे दीजिए, चाहे इस प्रकार लिख के उत्तर दे दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा माइनस 5p माइनस 2q। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 58, सरल कीजिए 5xy प्लस 3z माइनस ब्रैकेट में 2x माइनस ब्रैकेट में 2z माइनस 3y ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले प्रश्न में बताया कि सबसे पहले हम लोग सबसे छोटे ब्रैकेट से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे छोटे ब्रैकेट में जब आप देखेंगे तो आपको सजातीय पद नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आपको ब्रैकेट खोल लेना है। ठीक है, तो ब्रैकेट जब आप यहाँ पे खोलेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2x, तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा दोस्तों और इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 2z फिर प्लस 3y। ठीक, इतना समझ गए आप। अब यहाँ पे भी देखिए इस ब्रैकेट में, मझले ब्रैकेट में भी ये तीनों पद हैं, जो ये जो तीन पद हैं यह आपस में कोई पद सजाती नहीं है, तो कोई भी ऑपरेशन यहाँ आप जोड़ घटाना परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो अब सीधे हम लोग इस ब्रैकेट को भी खोल लेते हैं, तो इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3z, फिर इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा अंदर प्लस 2x में, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, फिर माइनस 2z में होगा तो हो जाएगा प्लस 2z और प्लस 3y में होगा तो हो जाएगा माइनस 3y। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं एक सजातीय पद आपको मिल रहा है, तो इस पद को आप जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 3z प्लस 2z ये कितना हो जाएगा 5z, तो यहाँ पे आ जाएगा 5z माइनस 2x माइनस 3y। ठीक है, इसके बाद फिर इस ब्रैकेट को आप खोल लीजिएगा और सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको यही उत्तर मिल जाएगा 5xy प्लस 5z माइनस 2x माइनस 3y। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है, यहाँ पर भी आपको बस सरल करना है, बस ब्रैकेट्स को खोलते जाना है। दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है किस प्रकार करना है आपको, तो यह आप लोग सॉल्व करके देखिएगा उत्तर कितना आ रहा है। उत्तर आप कमेंट करके बताइएगा 59 नंबर क्वेश्चन का उत्तर इतना आ रहा है कि नहीं।
क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों, 3 के पावर 4 की पावर 4 इंटू 9 के पावर 6 डिवाइड बाय 27 के पावर 7 इंटू 3 के पावर 9 को सरल कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों का गुणा हो रहा है और इसके बाद भाग हो रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनको किस प्रकार लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 3 के पावर 4 के पावर 4 गुणे 9 के पावर 6 डिवाइड बाई इससे भाग हो रहा है, तो इस पद को आप नीचे लिख दीजिए। तो 27 के पावर 7 इंटू 3 के पावर है 9। तो अब दोस्तों इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे पदों में इसको लिखिए कि यह आसानी से सरल हो जाए। तो देखिए, अगर घात के ऊपर घात है, जैसे 3 के घात 4 लगा है, फिर 4 के भी घात 4 है, तो घात के ऊपर अगर घात लगता है तो घातों का जो होता है दोस्तों वह गुणा हो जाता है। तो यहाँ 4 का गुणा 4 में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 16। यहाँ पे आप देखिए, फिर गुणे, अब 9 को दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 के पावर 2 लिख दिया गया है। यहाँ पे दरअसल हम लोग सभी को 3 के रूप में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम आसानी से सरल कर पाए, ठीक है। तो अब 9 को हमने 3 के रूप में लिखा है, 3 के घाते 2, तो 3 के घाते 2 के घाते यहाँ कितनी घात है, 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे। अब देखिए नीचे 27 के घात 7 है, अब 27 को कितना लिखा जा सकता है, 27 को लिख सकते हैं दोस्तों 3 के घाते 3, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, मिसप्रिंट है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। 27 को लिखेंगे हम लोग 3 के घाते 3 और यहाँ पे घात 7 है, तो यहाँ पे घात 7 है, लगा दीजिए, और इंटू 3 के पावर 9 है, ठीक। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए संख्याएं क्या बन गई हैं, 3 के घाते 16 और फिर देखिए यहाँ 3 के घाते 2 था और उसके घात 6 था, तो घात के ऊपर घात आपस में घातों का गुणा हो जाता है, तो 2 का गुणा 6 में होगा, तो हो जाएगा 3 के घाते 12, ठीक। फिर बटे में आप आइए, तो बटे में 3 के घात 3 था और उसके घात 7 था, तो 3 का गुणा 7 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 के घाते 21, ठीक। फिर गुणे 3 के घाते 9। अब आपस में देखिए 3 के घाते 16 का गुणा हो रहा है 3 के घाते 12 में। अब अंश में आप देखिए 3 के घाते 16 का गुणा हो रहा है 3 के घाते 12 में। तो दोस्तों अगर आधार समान है, ठीक है, तो क्या होता है, घातें जुड़ जाती हैं। अब दोनों ही 3 के घात के रूप में है, तो यहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी, तो 16 12 में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 के घाते 28। इसी प्रकार नीचे भी आप देख रहे हैं कि आधार जो है वह समान है, तो यहाँ भी घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 21 धन 9 30। अगर इस प्रकार दोस्तों लिखा है 3 के घाते 28 बटे 3 के घाते 30, ये जो बटे में घात है दोस्तों, इसको अगर हम लोग ऊपर लिखना चाहें तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 3 के घाते 28 गुणे 3 के घाते ऋण 30। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार आप लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से दो संख्याओं का गुणा हो रहा है जिनके आधार जो है समान है, ठीक है, तो घातें क्या होंगी, इनकी जुड़ जाएंगी, तो यहाँ पे घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या लिख सकते हैं, 30 के घात 28 धन ऋण 30, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 के घात 28 ऋण 30, तो ये कितना आ जाएगा, 3 के घाते ऋण 2, या फिर 3 के घाते ऋण 2 लिखा है तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 बटे 3 के घाते 2, या फिर 1 बटे 3 के घाते 2 को लिख सकते हैं 1 बटे 9, तो 1 बटे 9 उत्तर आपको दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके 60 प्रश्न पूरे होते हैं। और दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें। यहाँ बेल आइकन पे दोस्तों आपको ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे ही आप घंटी पे क्लिक करेंगे तो ऑल के ऑप्शन पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको सभी नोटिफिकेशंस मिल पाएंगी, कोई भी नोटिफिकेशंस आपसे मिस नहीं होगी, तो कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। और दोस्तों इसके अलावा आपके पास अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पा रही हैं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है।
वहां पे आपको सभी नोटिफिकेशंस टाइम टाइम पे मिल जाती हैं और सभी पीडीएफ जो होती है, सूचनाएं जो होती हैं वह आपको टाइम टाइम पे हम वहां पर दे देते हैं। तो दोस्तों टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम ऐप खोल करके सीधे ऊपर सर्च बार में आप टारगेट यूपी टेट सीटेट सर्च करेंगे तो हमारे चैनल का लोगो दिख जाएगा आपको, ठीक है। और वहां पे आप ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पे आपको काफी बेनिफिट्स मिलेंगे। वहां पे दोस्तों आपको बाकी विषयों के नोट्स भी मिल जाएंगे और यह पूरे राजन सीरीज की पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए, और कहीं भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। सभी विषयों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऊपर आई बटन में दिया है, और मैथ की पिछली वीडियोस भी आप देख सकते हैं जो आपने नहीं देखी है। तो सभी वीडियोस को आप देख लीजिए, सभी वीडियोस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।